नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नववर्ष से पहले कैबिनेट के बड़े फैसले, पीवीटीजी के लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का शुभारंभ, जन कल्याण और विकास को मिली नई गति। नगर निगम बैठक में प्रोटोकॉल को लेकर भाजपा में खुला टकराव, एमआईसी सदस्य और सभापति आमने सामने, अंदरूनी विवाद पर विपक्ष ने कसा तंज। रतनपुर में खड़ी ट्रेलर में लगी आग, खेलते खेलते गाड़ी में चढ़ा 3.5 साल का मासूम जिंदा जला। छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय कर्मचारी हड़ताल समाप्त, 4 लाख कर्मचारियों के दबाव के बीच सरकार को 1 महीने की चेतावनी, नहीं मानी मांगे तो अनिश्चितकालीन आंदोलन। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे इन दुरुस्त और संवेदनशील समुदायों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवनदायी पहल बताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को इंग्लिश नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाला वर्ष प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय और सुखमय हो। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने वर्ष 2026 में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीद के लिए ऋण पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी थी। साथ ही कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाजों के क्रय, संस्करण और विपणन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी और 30 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े पुराने ऋणों की पूर्ण अदायगी का भी अहम फैसला लिया है। इसके तहत 55.69 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर 5 राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋण चुकाने का अनुमोदन किया गया, जिससे प्रतिवर्ष लगने वाला करीब 2.40 करोड़ रुपए का ब्याज समाप्त होगा और 229.91 करोड़ रुपए की गारंटी देनदारी भी खत्म होगी। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और विशेषकर विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति पीवीटीजी, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं, ऐसे 5 जाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबुझमाड़िया, और 18 जिले में रहते हैं। कुल 2100 बसाहट है इनका और मात्र 2,30,000 की इनकी आबादी है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो देश के हर वर्ग की चिंता करते हैं। और ये पीवीटीजी के लोग तो समाज के सबसे अंतिम छोर के लोग हैं, जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक हर दृष्टिकोण से पीछे हैं। और उनके लिए नवंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की और उनके सर्वांगीण विकास के लिए इसमें व्यवस्था है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीद, कोदो, कुटकी, रागी सहित लघु वनोपज के लिए कार्यशील पूंजी और 30 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण जैसे फैसले सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े पुराने ऋणों की पूरी अदायगी से राज्य शासन पर पड़ने वाला ब्याज भार खत्म होगा और करोड़ों रुपए की गारंटी देनदारी से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने इसे वित्तीय अनुशासन की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे भविष्य में अनावश्यक व्यय रुकेगा और विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में संशोधन, ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों पर 50% लाइफ टाइम रोड टैक्स छूट, राइस मिलरों को राहत और रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के फैसले पर भी अरुण साव ने सरकार की सराहना की। 2025 के अंतिम दिन आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य
लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान किए जाने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त राशि देने का निर्णय लिया गया। लिंगियाडीह में चल रहा अनुच्छेदकालीन आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन की अगुवाई कर रही महिलाओं को जिस तरह से क्षेत्रवासियों का अपार समर्थन मिल रहा है, उससे उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा क्षेत्र में मकानों को तोड़ने की संभावनाओं को लेकर नापजोख की गई थी। इसके बाद आशंका के चलते क्षेत्रवासी एकजुट हो गए और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। बीते 1.5 महीने से यह अनुच्छेदकालीन आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन को समय समय पर सामाजिक संगठनों के साथ कांग्रेस कमेटी का समर्थन मिला है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भी धरना स्थल पर पहुंचकर बस्ती हटाए जाने के विरोध में आंदोलनकारियों के साथ खड़े नजर आए। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि फिलहाल बस्ती हटाने को लेकर कोई ठोस परियोजना प्रस्तावित नहीं है, लेकिन व्यवस्था के स्वरूप को लेकर लोगों को विस्थापन के लिए कहा जा रहा है। दूसरी ओर क्षेत्रवासियों का साफ कहना है कि वे अपने स्थान पर ही रहना चाहते हैं। ये आंदोलन हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कई वर्षों से वहाँ निवासरत है, जहाँ जब तक हमारे पक्ष में फैसला नहीं आ जाता, जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोई नोटिस जारी किया है आप लोग को नगर निगम ने? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया, बट हर घर में जाके 113 मकान को चिन्हांकित कर दिया गया है। दूसरी जगह स्थापित करेंगे करके हम अपना जगह मकान नहीं छोड़ेंगे। जहाँ है हम वहीं रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम वहीं रहेंगे। हम लोग तो मीडिया में बयान और पेपर में वर्जन हम लोग नहीं छपवाए हैं, हम लोग सर्वे नहीं किए हैं, नोटिस हम लोग जारी करवाने के लिए वो नहीं किए हैं, और हम लोग आवंटन के लिए खमतराई नहीं गए हैं। जो किया है नगर निगम किया है। तो विरोध अपने घर को बचाने के लिए, अगर मैं पार्षद नहीं रहता तो भी करता। मेरा एक घर है, चलो मैं मानता हूँ, मेरे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि पार्षद अपना घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं क्या इंसान नहीं हूँ क्या? मैं अपने घर और गांव के घर को बचाने के लिए अगर लड़ रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? मैं, मेरा हक है, लोकतंत्र है, क्यों ना लड़ूं मैं भाई अपने गांव के लोगों के लिए। मैं बता दूं, जब से मैं जीता हूं, एक कांग्रेसी पार्षद के नाते मेरे को परेशान किया जा रहा है। जबरदस्ती रोड रास्ता के आड़ में ना गांव को जो खाली कराने का इनकी मानसिकता है वो गलत है। और दूसरा चीज, रोड रास्ता बन चुका है पर्याप्त, अब खुद आए, खुद मार्क किए घर में, खुद सब चीज किए, तो हम लोग की क्या गलती है बताओ? हम लोग तो अपना लड़ाई लड़ेंगे ना। नगर निगम की सामान्य सभा में प्रस्तावों पर चर्चा के साथ साथ उस वक्त सियासी तापमान भी चढ़ गया जब सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर का घमासान खुलकर सामने आ गया। मामला प्रोटोकॉल का है, लेकिन इस प्रोटोकॉल ने एमआईसी सदस्य और सभापति को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। पिछले दिनों सामान्य सभा के दौरान सभापति विनोद सोनी ने एमआईसी सदस्य विजय ताम्रकार को बैठक व्यवस्था में प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए महापौर के पीछे बैठने को कहा। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो थमने के बजाय और गहराता चला गया। यही गतिरोध मेयर इन काउंसिल की बैठक में भी देखने को मिला। नियमों के अनुसार मेयर इन काउंसिल की बैठक में सभापति के बैठने का प्रावधान नहीं है। जब सभापति के बैठने का मुद्दा उठा तो एमआईसी सदस्य विजय ताम्रकार ने इसका विरोध कर दिया। बुधवार को यह मुद्दा दिन भर गरमाया रहा और भाजपा के भीतर चल रही खींचतान सार्वजनिक मंच पर साफ नजर आई। अगर यहाँ पर मेरी टीम कोई भी छोटी छोटी नोक-झोंक के साथ अपना टाइम पास यहाँ करते हैं तो आइंदा ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक आध को मैं तो हटाने का काम करूँगी। ये गलत है कि छोटी छोटी बात के लिए कोई भी नहीं है, एक प्रोटोकॉल के लिए जो है कल जो भी नोक-झोंक कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दोनों ने गले मिला है और बढ़िया हमको काम करना है साथ में मिलके, लेकिन नाराजगी दोनों में थी और उसके बाद वो ठीक भी कर लिया गया है। मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। एमआईसी सदस्य विजय ताम्रकार ने कहा कि उन्होंने केवल प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही है, इसमें हंगामा करने जैसी कोई बात नहीं है। वहीं महापौर ने स्पष्ट किया कि बैठक संचालन उनका विशेषाधिकार है, लेकिन यदि भविष्य में भी इस तरह का गतिरोध दोबारा पैदा होता है तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले सामान्य सभा में बैठक के दौरान आप सब लोग वहाँ मौजूद थे, तो माननीय सभापति महोदय ने प्रोटोकॉल का नियम का पालन करने के लिए कहा और प्रोटोकॉल के नियम के तहत मुझे कहा गया कि विजय ताम्रकार जी आप पीछे बैठिए। तो मैंने बोला कि भाई मैं पीछे क्यों बैठूं?
मैं 2 बार का एल्डरमैन हूँ, 4 बार का निर्वाचित पार्षद हूँ, MIC मेंबर रहा हूँ, MIC मेंबर हूँ, और यहाँ पे जितने भी पार्षद हैं उनमें सबसे वरिष्ठ सूची में देखा है तो मेरा नाम है। उसके बावजूद मुझे पीछे क्यों बैठाया जा रहा है? तो बोले मैं यहाँ पे जैसा बोलूँगा वैसा होगा, प्रोटोकॉल का पालन करें। तो मैंने माननीय महापौर जी पूछा कि क्या आपका आदेश है? तो महापौर जी ने कहा नहीं, आप यहीं बैठिए। तो मैंने उनके निर्देश का पालन करते हुए वहाँ पर बैठा। उसके बावजूद दोबारा सभापति जी ने बोला कि प्रोटोकॉल का पालन करें, कृपया पीछे बैठे। तो मैं चुपचाप रहा, लेकिन सारे पार्षदों के सामने भारतीय जनता पार्टी पार्षद थे, कांग्रेस के पार्षद थे, सारे नगर निगम के अधिकारी थे और पूरा मीडिया था। मीडिया के सामने मुझे बार बार इस तरह का कहना मुझे अपमानित लगा, लेकिन मैं वहाँ पे चुप रहा। दूसरी ओर सभापति विनोद सोनी ने बयान दिया कि वरिष्ठों का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि बार बार प्रोटोकॉल का मुद्दा उठाया गया तो जवाब देना भी आता है। क्योंकि MIC मेंबर पर खींचतान है, वो MIC जाने एक विजय की बात। समान सभा में स्पीकर ही सब कुछ होता है, स्पीकर व्यवस्था बनाता है और व्यवस्था के रूप में मेंबर को बैठना पड़ता है। भाजपा के इस अंदरूनी टकराव पर अब विपक्ष ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। पूर्व महापौर रामशरण यादव ने कहा कि भाजपा के अंदर का विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है, सदस्य आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस राजनीतिक खींचतान का असर शहर के विकास कार्यों और जनता के काम पर नहीं पड़ना चाहिए। नगर निगम में अभी वर्तमान में जो परिषद बैठी हुई है, कल MIC की बैठक थी, उसमें सुनने में आया कि कहीं तीखी नोकझोंक हुई है, जो हमारे शहर के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मैं भी लंबे समय से नगर निगम में पार्षद के रूप में, MIC सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, महापौर के रूप में काम किया हूँ। सदन को सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए ताकि शहर के विकास में किसी प्रकार की बाधा न हो। और जो घटनाएं घट रही है, कहीं न कहीं वर्तमान परिषद में आंतरिक कलह है, जिसके कारण ये सब बातें आ रही हैं। और कलह तभी होता है जब कहीं पर कुछ न कुछ ऊंच नीच होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो काम हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जा रहा है और बाकी लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, राय शुमारी नहीं ली जा रही है, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हो रही है। इसमें सदन के नेता को सोच करके सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए ताकि शहर का विकास उसमें किसी प्रकार का बाधित न हो। कुल मिलाकर जो पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, उसके भीतर का यह विवाद अब सार्वजनिक हो चुका है। सवाल यह है कि भाजपा इस डैमेज कंट्रोल को कैसे संभालेगी, क्योंकि नगर निगम में चल रही यह आपसी लड़ाई न सिर्फ विपक्ष को मुद्दा दे रही है, बल्कि विकास की रफ्तार पर भी सवाल खड़े कर रही है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की अहम बैठक में कुल 52 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इन प्रस्तावों में शहर के सुव्यवस्थित विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। बैठक में लिए गए फैसलों को शहर के विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बैठक में प्रमुख रूप से उद्यानों की शांति और हरियाली बनाए रखने को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। अब शहर के किसी भी उद्यान में किसी भी प्रकार का ध्वनि यंत्र बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। निगम का मानना है कि इससे पार्कों में आने वाले बुजुर्गों, बच्चों और आम नागरिकों को शांति का माहौल मिलेगा और सार्वजनिक स्थलों की गरिमा बनी रहेगी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 नए फायर स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इन फायर स्टेशनों के बनने से आगजनी और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित राहत पहुंचाई जा सकेगी। खासकर बढ़ते शहरी विकास विस्तार को देखते हुए यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम सीमा में हाल ही में शामिल किए गए नए क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से फंड की मांग को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे इन इलाकों में सड़क, पानी, नाली, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। जो अपना कंपनी गार्डन बोलते हैं, वहाँ पे जो है बर्थडे मनाते हैं, कोई भी खुशी का होता है, लाफ्टर क्लब भी वहाँ पे चलता है, तो साउंड बॉक्स वगैरह बजाते हैं। तो लगातार 2-3 बार आवेदन वहाँ से आया है कि लोगों को वहाँ से जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसका कंप्लेंट हो रहा था। तो हमने हिदायत दिया है कि उसको एक सीमित समय का और सीमित आवाज़ में बजाए। जो भी बर्थडे है ठीक है, उनको बजाना चाहिए, खुशियाँ मनाना चाहिए। तो ये एक मुद्दा था। और दूसरा था अपना फायर स्टेशन के लिए।
क्योंकि फायर स्टेशन जो है एक ठोक है हमारा अपना पंप हाउस के पास है, तो दूसरा एक फायर स्टेशन कम से कम सरकंडा में होना चाहिए, क्योंकि दूरी होने के कारण कई बार जो है कोई घटना होता है आगजनी का, तो दूर से आते आते जो है आग पे काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो है नगर निगम क्षेत्र में जितना नया क्षेत्र भी, गांव का क्षेत्र जुड़े, पंचायत का भी वार्ड जुड़े हैं, तो हमारे जितना नगर निगम का जमीन है उसको चिन्हांकित करके उसको मतलब करके रखने के लिए हमने सुझाव दिया है। नए साल के मौके पर बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जिले और शहर की जनता से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नववर्ष का स्वागत खुशहाल, सुरक्षित और अनुशासित माहौल में किया जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि आप सभी के माध्यम से मैं बिलासपुर वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष सभी के लिए सुखमय, सुरक्षित और आनंददायक हो। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की है कि जश्न के दौरान सावधानी बरतें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। उन्होंने बताया कि नए साल को लेकर पुलिस द्वारा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस की प्राथमिकता आम नागरिकों की सुरक्षा है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने आमजन से नियमों का पालन करने, सुरक्षित रहने और नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाने की अपील की है। देखिए, न्यू ईयर को लेकर पिछले आप लोग देख रहे होंगे 4-5 दिनों से लगातार आपराधिक असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। न्यू ईयर को विशेष तौर पे फोकस करके 31st जो है वो क्राइम फ्री और एक्सीडेंट फ्री हम लोग जोन डिस्ट्रिक्ट को अपना बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने विशेष तौर पे तैयारियां की हैं। पूरे ज़िले में 74 पॉइंट लगाए हैं, जहां पर कि स्टॉपर लगाकर लगभग हर चौक चौराहे पर 8 से 10 पुलिसकर्मी रहेंगे, जिसमें कई जगह पर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, कई जगह पे सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के कर्मचारी रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने साथ में उनको इक्विप्ड भी किया है, ब्रीथ एनालाइजर दिया है, सभी के हाथ में ब्रीथ एनालाइजर होगा, जिसमें कि शराब पीकर जो भी वाहन चलाएंगे उनकी चेकिंग होगी। नए साल के आगमन और 31 दिसंबर के जश्न को लेकर तखतपुर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशानुसार तखतपुर थाना क्षेत्र में लगातार रात्रि गश्त और पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोका जा सके। तखतपुर थाना प्रभारी विवेक पांडे ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वालों और बीच सड़क पर केक काटकर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम विशेष निगरानी रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल एक्शन लेगी। थाना प्रभारी विवेक पांडे ने तखतपुर थाना क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे नए साल का जश्न शांति और सौहार्द के साथ मनाएं तथा पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। उन्होंने कहा कि सहयोग करने वालों के लिए पुलिस मित्र है, लेकिन नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जकात फाउंडेशन फ्यूचर साइन की ओर से हर साल की तरह इस वर्ष भी साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान, कला और नवाचार के विभिन्न मॉडलों के जरिए बच्चों ने अपने कला की झलक पेश की। एक से बढ़कर एक रचनात्मक प्रस्तुतियों ने दर्शकों और अतिथियों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं बिलासपुर नगर विधायक अमर अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को सलाम करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को अमर अग्रवाल द्वारा सम्मानित भी किया गया, जिससे बच्चों का उत्साह दोगुना हो गया। जकात एवं फ्यूचर साइन के फाउंडर ने बताया कि इस वर्ष साइंस एग्जीबिशन की थीम स्मॉल टाउन फ्रॉम द गेट डिस्कवरी रखी गई है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई हुनर छुपा होता है, जरूरत है उसे सही मंच देने की। कई बार बच्चों को सही अवसर नहीं मिल पाता, इसलिए इस एग्जीबिशन के माध्यम से उनके हिडन टैलेंट को बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये साइंस एग्जीबिशन जो बच्चों का टैलेंट है, वो अवसर नहीं मिलता तो वो उनके अंदर ही रह जाता है। वो जो टैलेंट है बाहर आता है। जैसे वो बच्ची अभी मेरे को एक ब्लाइंड स्टिक दिखा रही थी, अगर वास्तव में अगर आप देखोगे उसका पूरे सिस्टम को, तो ये जो ब्लाइंड लोग हैं बेचारे सड़क पे चलते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं या सहारे की जरूरत पड़ती है, वो स्टिक इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी हुई है कि वो व्हीकल को भी सेंसर कर लेगी, ह्यूमन को भी सेंसर कर लेगी। वो अपना जीवन यापन ये टेक्नोलॉजी के भरोसे वो बहुत अच्छे से जीवन यापन कर ले, जीवन यापन कर ले। मतलब मैं देख रहा था कि नर्सरी के बच्चे तक भी कोशिश हो रही है कि उनका जो टैलेंट है वो ऊपर आए, ऊपर आए। क्या नर्सरी के बच्चे, क्या प्राइमरी स्कूल के बच्चे, क्या मिडिल के,
क्या हाई स्कूल के, क्या हायर सेकेंडरी, हर बच्चों के सबके कमरे में तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन एक झलक देख के समझ में आता है कि इस स्कूल की कोशिश है कि हमारे बच्चों में जो टैलेंट है, किसी में आर्ट्स की है, किसी में साइंस की है, किसी में अब जैसे हार्ट का ही बना हुआ है, एक तो नीचे में देखा था डायलिसिस का बना हुआ था, तो जिसकी जिसमें रुचि वो टैलेंट उनका सामने आएगा इस प्रकार के एग्जीबिशन से। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे माननीय एमएलए साहब का। वो हमेशा हमारे बच्चों के लिए वक्त निकालते हैं। आज भी उन्होंने हमारे बच्चों के लिए वक्त निकाला, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया, ताकि ये बच्चे जो हैं आज एक हौसला पा करके, आज छोटे बच्चे जो हैं बड़े से बड़े अच्छा काम करें और हमारे देश के लिए काम करें, हमारे शहर के लिए काम करें, अपने माँ बाप के लिए काम करें। जो हमारा साइंस एग्जीबिशन आज यहाँ हो रहा है, उसका थीम जो है इस बार स्मॉल डाउट, फ्रॉम स्मॉल डाउट टू ग्रेट डिस्कवरी, यानी कि मैं ये समझता हूँ एज ए टीचर, आज मैं काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के अंदर छुपी हुई जो टैलेंट है, बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बट मैं अपना दर्द बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मौका नहीं दिया जाता, यदि वो अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, मॉडल अच्छा नहीं बनाया या कुछ अच्छा उसने प्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो उस बच्चे को चांस नहीं दिया जाता। और मैं समझता हूँ कि हर वो बच्चा, देखिए 5 उंगली बराबर नहीं है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट होता है। तो हम इस साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चों के हिडन टैलेंट को बाहर लाना चाहते हैं। आज फ्यूचर शाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल में आकर दिल को बड़ा सुकून मिला और आने वाले फ्यूचर के ये सुनहरे बच्चे हमारे भारत देश की एक नई इबारत लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नर्सरी से लेकर मिडिल और प्राइमरी और मिडिल के बच्चे इतने होनहार हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे एग्जीबिशन में, आज साइंस एग्जीबिशन में अपना एक हुनर दिखाया है, चाहे वो डायलिसिस का हो, चाहे वो हार्ट पंप का हो, चाहे वो न्यूक्लियर का हो, यानी हर क्षेत्र में इस स्कूल में ध्यान दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये एक नए भारत की एक नई तस्वीर है, जो कल के आज की जो हमारे बच्चे हैं वो कल के ज़रूर एक नई भारत की तस्वीर बनेंगे और हमारे देश का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। बिलासपुर मंडल के उसलापुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग कर्मचारियों की मनमानी लगातार सामने आ रही है। नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए यात्रियों को जबरन वसूली के आरोप लगा रहे हैं। ताजा मामला सोमवार दोपहर का है, जब महज 30 सेकंड की देरी को लेकर पार्किंग कर्मी और एक कार चालक के बीच तीखी बहस हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे के नियमों के अनुसार ड्रॉप एंड गो के लिए 7 मिनट तक पार्किंग निःशुल्क है। संबंधित कार चालक तय समय के भीतर पार्किंग से निकल रहा था, लेकिन एग्जिट गेट पर अनावश्यक रूप से रोके जाने के कारण 30 सेकंड की देरी हो गई। इसके बावजूद पार्किंग कर्मचारी ने चालक से शुल्क की मांग शुरू कर दी, जिस पर विवाद बढ़ गया। मौके पर मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों ने भी पार्किंग कर्मी के व्यवहार पर आपत्ति जताई। लोगों का कहना है कि दबाव बनने के बाद ही कर्मचारी को बिना शुल्क लिए वाहन बाहर जाने देना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस तरह की घटनाएं स्टेशन परिसर में आए दिन हो रही है, जिससे यात्रियों को बेवजह परेशानी होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोजाना पार्किंग एग्जिट गेट पर बंद कर दिए जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। जाम के समय निकल जाने के बाद कर्मचारियों द्वारा देरी का हवाला देकर पैसे वसूले जाते हैं। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से इस मनमानी पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।